दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और संतुलन पाना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि केवल कुछ ही लोग असाधारण ऊंचाइयों तक क्यों पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या सफल लोगों की कोई खास रणनीति होती है? आज की बुक समरी। स्टीफन आर कवे की प्रसिद्ध पुस्तक सफल लोगों की 7 शक्तिशाली आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमें इन सवालों के स्पष्ट जवाब देती है। यह किताब केवल एक मोटिवेशनल गाइड नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, कार्यक्षमता और नेतृत्व का एक संपूर्ण दर्शन है, जिसे दुनिया के लाखों लोगों ने अपनाया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आदत, पहल करें। बी प्रोएक्टिव। सफलता की पहली सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय हालात का रोना रोते रहते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है, या इसमें कोई गहरी रणनीति छिपी है? स्टीफन आर कोवे की पहली आदत, पहल करें, बी प्रोएक्टिव, हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। हम जो निर्णय लेते हैं, वे ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सफल लोग बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी सोच और अपने एक्शन पर ध्यान देते हैं। वे हालात को दोष देने के बजाय समाधान खोजने और आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। इस आदत को समझने के लिए पहले हमें 2 तरह की मानसिकताओं को समझना होगा। पहला, रिएक्टिव लोग, रिएक्टिव पीपल, जो हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जैसे मेरी नौकरी अच्छी नहीं है क्योंकि बॉस खराब है। वे अपने हालात पर नियंत्रण खो देते हैं और हर चीज को किस्मत पर छोड़ देते हैं। वे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, प्रोएक्टिव लोग, प्रोएक्टिव पीपल, बाहरी हालात के अनुसार खुद को ढालने के बजाय खुद अपने जीवन के फैसले लेते हैं। वे कहते हैं, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे खुद कदम उठाने होंगे। वे मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि नए मौके बनाते हैं। वे भावनाओं के बजाय मूल्यों और निर्णयों के आधार पर काम करते हैं और अपनी सोच और एक्शन को बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारे जीवन में स्टिमुलस, परिस्थितियां, और रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया, के बीच एक छोटी सी जगह होती है। यही वह जगह है जहां हमारी शक्ति छिपी होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई आपको अपमानित कर देता है। एक रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत गुस्से में आकर जवाब देगा, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति शांत रहेगा, स्थिति को समझेगा और सही प्रतिक्रिया देगा। यही फर्क किसी को असफलता और किसी को सफलता की ओर ले जाता है। सभी महान लोग, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, ये सभी प्रोएक्टिव थे। गांधी जी को कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने बदले की बजाय अहिंसा को अपनाया। अब्दुल कलाम ने गरीबी और कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा बना लिया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वापस दुनिया को बदलने आए। ये लोग हालात के गुलाम नहीं बने, बल्कि अपने निर्णयों से इतिहास रच दिया। इस आदत को और गहराई से समझने के लिए कोवी ने 2 सर्कल की अवधारणा दी, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे चीजें आती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे सरकार की नीतियां, मौसम, दूसरों की राय और दुनिया भर की समस्याएं। दूसरी ओर, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे हमारी मेहनत, हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पर शिकायत करते रहते हैं। अगर हम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम उन चीजों पर फोकस करें जिन पर हमारा नियंत्रण है। स्टीफन कोवी बताते हैं कि हमारी भाषा भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। रिएक्टिव लोग अक्सर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मुझे रास्ता खोजना होगा, मैं समय निकालूंगा और हर समस्या का हल होता है। जब हम अपनी भाषा बदलते हैं, तो हमारी मानसिकता भी बदल जाती है। सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होती है। अगर आप अपनी सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आपका भविष्य बदल सकता है। अगर आप खुद पहल करते हैं, तो नई संभावनाएं खुल सकती हैं। अगर आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, आप कब पहल करेंगे? क्या आप अपने हालात को दोष देते रहेंगे,
या आज से अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेंगे? क्या आप अपनी सोच को बदलकर एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं? स्टीफन कोवी की पहली आदत हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथ में है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें खुद पहल करनी होगी। अगर हम अपनी सोच और निर्णयों को बदलते हैं तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और प्रोएक्टिव बनें। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो आप अपने बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपको यह अफसोस होगा कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया, या आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने वह सब हासिल किया जो आप चाहते थे? स्टीफन आर कोवी की दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को एक स्पष्ट दिशा देनी चाहिए। अगर हमें सफल बनना है तो हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अधिकतर लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के काम करते रहते हैं। वे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं होती। ऐसे लोग जीवन में भटकते रहते हैं, और जब उन्हें एहसास होता है कि वे गलत रास्ते पर हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पहले ही तय कर लें कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आदत न केवल सफलता की राह दिखाती है, बल्कि हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी देती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नई जगह यात्रा पर निकले हैं, लेकिन आपके पास कोई नक्शा नहीं है। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल पाता। ठीक इसी तरह, अगर हमारे पास जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो हम भी इधर उधर भटकते रहेंगे और अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम में से कई लोग दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीवन जीते हैं। समाज, परिवार और दोस्तों के कहने पर हम अपने करियर और जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने सच्चे लक्ष्यों को नहीं पहचानते तो हम जीवन के अंत में खुद से यही सवाल पूछेंगे, क्या मैंने सच में वही किया जो मैं करना चाहता था? इसलिए हमें अपनी जिंदगी को बिना किसी बाहरी प्रभाव के खुद तय करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं। सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे धन दौलत से मापते हैं, कुछ इसे रिश्तों में संतोष से, और कुछ इसे समाज में अपने योगदान से। लेकिन असली सवाल यह है कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता रखनी चाहिए। इसके लिए हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। मैं अपने करियर में कहाँ पहुंचना चाहता हूं? मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए? मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? जब मैं 80 साल का हो जाऊं तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहूंगा? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपना अंतिम लक्ष्य पता है तो आप हर दिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। हर बड़ी कंपनी के पास एक मिशन स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि वह कंपनी क्यों बनी है और उसका उद्देश्य क्या है। इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन का एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं तो यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं? सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। करियर, परिवार, दोस्त, समाज सेवा, स्वास्थ्य या कुछ और। यह सोचें कि आप किस प्रकार के सिद्धांतों पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जो चीजें आपको पसंद हैं और जिनमें आप अच्छे हैं, उन्हें अपने मिशन में शामिल करें। एक बार जब आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार हो जाए तो इसे लिखकर रोज पढ़ें, ताकि यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। उदाहरण के लिए, एक मिशन स्टेटमेंट कुछ इस तरह हो सकता है: मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा सहारा बने। मैं एक सफल बिजनेस शुरू करूंगा जिससे न केवल मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकूंगा। मैं रोज नई चीजें सीखूंगा और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हर दिन यह आदत अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगेगी जो आपने पहले से तय कर रखी है। अब सवाल यह है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो पहले यह सोचें कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांट लें।
हर दिन अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करें। इससे आपका ध्यान अपने असली उद्देश्यों से भटकने नहीं पाएगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले यह सोचें कि क्या यह मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता है। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा सके। स्टीफन कोवी की यह दूसरी आदत हमें यह सिखाती है कि अगर हमें जीवन में सच में सफल होना है तो हमें पहले ही यह तय कर लेना होगा कि हमारी मंजिल क्या है। अगर हम अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हमारी हर कोशिश हमें उसी दिशा में आगे ले जाएगी। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीवन जीने के बजाय अपने सपनों के अनुसार अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। अब आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने अपनी जिंदगी का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है? अगर नहीं, तो आज ही अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। तीसरी आदत, सबसे जरूरी काम पहले करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद कई बार जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं? हम अपने समय का बड़ा हिस्सा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। स्टीफन कोवी की तीसरी आदत, सबसे जरूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। समय प्रबंधन का सही तरीका। स्टीफन कोवी ने समय प्रबंधन को 4 भागों में बांटा है, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। पहला भाग, जरूरी और तात्कालिक। इसमें वे काम आते हैं जिन्हें तुरंत करना जरूरी होता है, जैसे परीक्षा की तैयारी, किसी प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख, स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन स्थिति आदि। दूसरा भाग, जरूरी लेकिन गैर तात्कालिक। यह वह काम होते हैं जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाते हैं लेकिन तुरंत करना अनिवार्य नहीं होता, जैसे नई स्किल सीखना, फिटनेस पर ध्यान देना, रिश्तों को सुधारना और भविष्य की योजना बनाना। तीसरा भाग, गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक। इसमें वे चीजें आती हैं जो दिखने में महत्वपूर्ण लगती हैं लेकिन असल में हमारे जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं लाती, जैसे बेकार की मीटिंग्स, अनावश्यक फोन कॉल्स, दूसरों के कामों में उलझ जाना। चौथा भाग, गैर जरूरी और गैर तात्कालिक। ये वह गतिविधियां होती हैं जो पूरी तरह समय की बर्बादी है, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब के वीडियो देखना, गॉसिप करना आदि। अगर हम अपने समय का बड़ा हिस्सा दूसरे भाग, जरूरी लेकिन गैर तात्कालिक में बिताएं तो हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग तीसरे और चौथे भाग में उलझे रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। प्राथमिकताएं तय करना क्यों जरूरी है? अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें यह तय करना होगा कि कौन सा काम पहले करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी। क्या हम अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ व्यस्त रहने का भ्रम बना रहे हैं? कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करना चाहिए? हर हफ्ते सबसे जरूरी कार्यों की सूची बनाएं। सुबह के समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा करें। टालमटोल करने की आदत छोड़ें। जो चीजें आपके बड़े लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, उन्हें मना करना सीखें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आत्म अनुशासन। सफलता की कुंजी महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आत्म अनुशासन भी जरूरी है। जब भी आपको किसी कठिन काम को करने का मन न करे तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ में है तो बिना सोचे उसे कर डालें। आत्म अनुशासन कैसे बढ़ाएं? रोज के लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। टाल मटोल करने की आदत से बचें। खुद से वादा करें कि आप गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो लोग अपने समय को नियंत्रित करना सीख लेते हैं वे अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चौथी आदत, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें यह चुनना पड़ता है कि हम सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचें या दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। अक्सर लोग मानते हैं कि अगर मुझे जीतना है तो किसी और को हारना ही होगा। लेकिन स्टीफन कोवी की चौथी आदत, थिंक विन विन, हमें यह सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम सभी के लिए फायदे की सोच अपनाते हैं। जब भी हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में होते हैं तो हमारी मानसिकता 4 तरह की हो सकती है। विन लूज, जीत हार, लूज विन।
हार जीत, लूज लूज, हार हार और विन विन, जीत जीत। इनमें से सबसे सही मानसिकता विन विन है, जहां हम खुद को भी जीत दिलाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले के लिए भी ऐसा समाधान निकालते हैं जिससे वह भी लाभान्वित हो। दुनिया को देखने के चार नजरिए। कई लोग अपनी सफलता को इस आधार पर परिभाषित करते हैं कि वे दूसरों से कितने आगे निकल गए, लेकिन यह सोच हमेशा सही नहीं होती। सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी है। यही सोच जीत जीत कहलाती है। एक, जीत हार, विन लूज मानसिकता। इस मानसिकता में लोग यह मानते हैं कि अगर मुझे कुछ पाना है तो किसी और को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे लोग हर रिश्ते को एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। 2, हार जीत, लूज विन मानसिकता। यह सोच उन लोगों में होती है जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने खुद के फायदे की कुर्बानी दे देते हैं। ऐसे लोग आत्मसम्मान खो बैठते हैं और धीरे धीरे लोग उनकी कद्र करना बंद कर देते हैं। 3, हार हार, लॉस लॉस मानसिकता। यह सबसे नकारात्मक मानसिकता होती है, जिसमें व्यक्ति न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे लोग किसी की सफलता देखकर जलते हैं और खुद भी सफल नहीं हो पाते। 4, जीत जीत, विन विन मानसिकता। सबसे सही तरीका। यह सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी सफलता को दूसरों की असफलता के साथ जोड़ने की बजाय ऐसा रास्ता खोजें जिससे दोनों को लाभ हो। जब हम अपने बिजनेस, रिश्तों और करियर में इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम न सिर्फ खुद सफल होते हैं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जीत जीत सोच को अपनाने के तरीके। अब सवाल यह उठता है कि हम इस मानसिकता को कैसे अपनाएं। पहला कदम है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाले की ज़रूरतें और इच्छाएं क्या हैं, तो हम ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हों। दूसरा तरीका है सहयोग को प्राथमिकता देना। प्रतिस्पर्धा के बजाय अगर हम सहयोग की भावना रखें, तो हम अधिक सकारात्मक और स्थायी सफलता पा सकते हैं। तीसरा तरीका है दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। अगर हम सिर्फ छोटे छोटे फायदों पर ध्यान देंगे, तो हम कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकेंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आत्मसम्मान और आत्म आदर को बनाए रखना। विन विन का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएं। इसका असली मतलब यह है कि हम खुद को भी महत्व दें और दूसरों को भी। जीत जीत सोच के फायदे। अगर आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका बिजनेस बेहतर चलेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो लोग विन विन मानसिकता अपनाते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और दूसरों का भरोसा जीतते हैं। बिजनेस में अगर आप अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित होती है। सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद के जीतने में नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने में है कि दूसरे भी आगे बढ़ सकें। अगर आप विन विन सोच अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक संतुलन, खुशी। 5वीं आदत, पहले समझें, फिर समझाने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात को महत्व दें और हमारे विचारों से सहमत हों। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम खुद दूसरों को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं? ज्यादातर लोग जब किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो वे वास्तव में जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, न कि समझने के लिए। यही वजह है कि कई बार रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, बातचीत में टकराव हो जाता है और समस्याएं हल होने की बजाय और उलझ जाती हैं। स्टीफन कोवी की 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें, हमें यह सिखाती है कि अगर हम पहले सामने वाले को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो लोग खुद ब खुद हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आदत न केवल हमारी संवाद, कम्युनिकेशन क्षमता को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों, बिजनेस और सामाजिक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाती है। लोग क्यों नहीं सुनते? हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि वे अच्छे श्रोता हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सही तरीके से सुनते ही नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है, तो हम ध्यान से सुनने के बजाय यह सोच रहे होते हैं कि हम इसका क्या जवाब देंगे। यानी हम सुनते नहीं, बल्कि सिर्फ बोलने का मौका ढूंढते हैं। बातचीत के दौरान आमतौर पर 4 तरीके से लोग सुनते हैं। 1, अनदेखा करना, जब हम सामने वाले की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। 2,
छोटी प्रतिक्रिया देना, जब हम सिर्फ सिर हिलाकर या हाँ सही कह रहे हो कहकर दिखावा करते हैं लेकिन असल में ध्यान नहीं देते। 3. चुनिंदा सुनना, जब हम केवल वही बातें सुनते हैं जो हमें पसंद आती हैं और बाकी को अनसुना कर देते हैं। 4. सावधानी से सुनना, जब हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं लेकिन केवल जवाब देने के इरादे से। लेकिन स्टीफन कोवी हमें सहानुभूति से सुनने की कला सिखाते हैं, जिसमें हम सामने वाले को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। सहानुभूति से सुनने की ताकत। सहानुभूति से सुनने का मतलब केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि भावनाओं, इरादों और सोच को भी समझना। जब हम यह करने लगते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि हम सच में उनकी परवाह करते हैं और वे हम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक पिता अपने बेटे को पढ़ाई के फायदे समझाना चाहता है, लेकिन बेटा उस समय उदास है क्योंकि स्कूल में उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं। अगर पिता बिना सुने ही उसे लेक्चर देने लगे कि पढ़ाई जरूरी है, मेहनत करो, जीवन में सफल बनो, तो क्या वह उसकी बात मानेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर पिता पहले उसकी भावनाओं को समझे और पूछे, क्या तुम्हें आज स्कूल में किसी ने परेशान किया, तो बेटा अपनी समस्या शेयर करेगा। इसके बाद पिता अगर उसे समझाएगा तो वह उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। सहानुभूति से सुनने के 3 चरण। 1. सामने वाले की भावनाओं को पहचानें। 2. उनकी बात को बिना टोके पूरा सुने। तो फिर अपनी राय देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे सही मायने में समझे जा चुके हैं। जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और उसे महसूस करते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? सबसे पहला कदम यह है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या या विचार हमारे सामने रखे तो हमें तुरंत कोई राय देने या उसे जज करने की बजाय उसकी पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। दूसरा तरीका है कि हम अपनी राय थोपने के बजाय सामने वाले से सवाल पूछें। अगर कोई दोस्त हमसे अपनी परेशानी शेयर कर रहा है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा, बल्कि हमें पूछना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि इसका हल क्या हो सकता है? तीसरा तरीका यह है कि हम शब्दों के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। कई बार लोग अपनी असली भावनाओं को शब्दों में ठीक से नहीं कह पाते, लेकिन अगर हम उनके हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भावों को समझें तो हमें उनकी बात की गहराई का एहसास होगा। इस आदत के फायदे अगर हम पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें वाली आदत को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। बेहतर रिश्ते। जब लोग महसूस करते हैं कि हम सच में उन्हें समझते हैं तो हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। बिजनेस और करियर में सफलता। एक अच्छा लीडर या बिजनेस पर्सन वही होता है जो अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और पार्टनर्स की जरूरतों को पहले समझे। मन की शांति और आत्मविश्वास। जब हम दूसरों को बिना जज किए सुनते हैं तो हमें खुद भी संतोष और आत्मविश्वास महसूस होता है। सफलता सिर्फ बोलने की कला में नहीं, बल्कि सुनने की कला में भी छिपी है। जब हम दूसरों को सही मायनों में समझने की कोशिश करते हैं तो वे भी हमारी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि सबसे प्रभावशाली लोग, चाहे वे नेता हों, बिजनेस टाइकून हों या अच्छे दोस्त, सभी पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। छठी आदत, समन्वय बनाकर काम करें। हम सभी अलग अलग व्यक्तित्व, सोच और क्षमताओं वाले इंसान हैं, लेकिन जब ये विविधताएं एक साथ आती हैं और सही तरीके से मिलती हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही शक्ति होती है सिनर्जी की। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क की असली ताकत। जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों, क्षमताओं और रचनात्मकता को मिलाकर काम करते हैं तो उनका परिणाम अकेले किए गए प्रयासों से कहीं बेहतर होता है, यानी 1+1=3 या उससे भी ज्यादा। स्टीफन कोवी की छठी आदत, सिनर्जी बनाकर काम करें, हमें यह सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे की क्षमताओं को समझें, सहयोग करें और खुले दिमाग से साथ काम करें तो असंभव चीजें भी संभव बन सकती हैं। सिनर्जी क्या है और यह क्यों जरूरी है? सिनर्जी का सीधा अर्थ है सामूहिक शक्ति। जब लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनके अलग अलग कौशल, अनुभव और सोच मिलकर एक शानदार नतीजा देते हैं। सिनर्जी के कुछ फायदे। 1. नए और बेहतरीन आइडिया उत्पन्न होते हैं। 2. समस्याओं का हल आसान हो जाता है। 3.
कार्य तेजी से और कुशलता से पूरा होता है। 4. रिश्तों में मजबूती आती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि दो लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। अगर वे अलग अलग काम करें तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर वे मिलकर रणनीति बनाएं, एक लकड़ी काटे और दूसरा लकड़ियों को इकट्ठा करे, तो उनका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। यही सिनर्जी की ताकत है। सिनर्जी को रोकने वाले कारण, हालांकि सिनर्जी एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन हर कोई इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ कारणों से लोग इसे नकारते हैं। पहला कारण अहंकार है। जब कोई सोचता है कि उसकी राय ही सबसे सही है और वह दूसरों की बात नहीं मानता, तो सिनर्जी नहीं बन सकती। दूसरा कारण डर और असुरक्षा है। कई लोग अपनी गलतियों या असफलता के डर से दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करते। तीसरा कारण कम्युनिकेशन की कमी है। जब लोग एक दूसरे की बात ठीक से नहीं समझते, तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। इसके अलावा नकारात्मक सोच भी सिनर्जी की राह में बाधा बनती है। जब लोग यह मान लेते हैं कि अकेले काम करना ही बेहतर है और टीम वर्क की जरूरत नहीं, तो वे अपने विकास को सीमित कर लेते हैं। अगर हम इन बाधाओं को दूर कर लें, तो सिनर्जी को अपनाना बहुत आसान हो जाएगा। सिनर्जी कैसे बनाएं? अब सवाल आता है कि हम अपने जीवन में सिनर्जी कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हमें 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, खुले दिमाग से सोचें। सिनर्जी तभी संभव है जब हम यह मानें कि सभी की राय महत्वपूर्ण है और हर कोई अपनी जगह सही हो सकता है। अगर 2 कंपनियां मिलकर एक नया प्रोजेक्ट करती हैं, तो दोनों का फायदा होगा। लेकिन अगर वे सिर्फ अपने फायदे की सोचेंगी, तो सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, विविधता को अपनाएं। हर व्यक्ति की सोचने समझने की शैली अलग होती है। कोई लॉजिकल, तार्किक सोचता है, तो कोई क्रिएटिव, रचनात्मक। अगर हम विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को स्वीकार करें, तो हमारा दृष्टिकोण और मजबूत होगा। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर तकनीकी चीजों को समझता है, जबकि एक मार्केटिंग विशेषज्ञ लोगों को कैसे प्रभावित करना है, यह जानता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, तो कंपनी का विकास तेजी से होगा। तीसरा, सक्रिय रूप से दूसरों की सुने। सिर्फ अपने विचारों को रखने से सिनर्जी नहीं बनती, बल्कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। जब हम दूसरों की राय को सम्मान देते हैं, तो लोग भी हमारी बात को महत्व देने लगते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सिनर्जी का महत्व, अगर हम सिनर्जी की आदत को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार आता है। रिश्तों में सिनर्जी। अगर हम परिवार या दोस्तों के साथ समन्वय से चलें, तो गलतफहमियां कम होंगी और प्यार व विश्वास बढ़ेगा। बिजनेस में सिनर्जी। किसी भी कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोग कितने अच्छे से टीम वर्क कर रहे हैं। अगर हर कोई अपने अपने फायदे की सोचकर काम करे, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में सिनर्जी। समाज में भी अगर लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सिनर्जी की शक्ति को पहचानें। जब हम मैं से हटकर हम की सोच विकसित करते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। सिनर्जी केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्ति है, जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के साथ काम करें, तो यह मत सोचिए कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह सोचिए कि हम साथ मिलकर कैसे कुछ बेहतरीन बना सकते हैं। 7वीं आदत, खुद को निखारें। कल्पना कीजिए कि एक लकड़हारा लगातार बिना रुके पेड़ काट रहा है। कुछ घंटों बाद उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो जाती है, जिससे उसका काम धीमा हो जाता है। अगर वह बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहे, तो उसका काम न केवल आसान हो जाएगा, बल्कि ज्यादा प्रभावी भी होगा। यही विचार स्टीफन कोवी की 7वीं आदत, खुद को निखारें, शार्पन द सॉ, में दिया गया है। इस आदत का मतलब है कि अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा की देखभाल करें, ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी बने रहें। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे, लेकिन खुद को निखारने के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हमारी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। यह आदत बाकी सभी आदतों को मजबूती देने का काम करती है। खुद को निखारने के 4 प्रमुख पहलू। स्टीफन कोवी बताते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। 1. शारीरिक विकास। हमारी बॉडी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी ऊर्जा और कार्यक्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि हम नियमित व्यायाम करें। चाहे दौड़ना हो, योग करना हो, जिम जाना हो या सिर्फ सैर करना,
व्यायाम से शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहते हैं। स्वस्थ भोजन करें, जंक फूड और अस्वस्थ आदतों से बचें। अच्छा खान पान हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। पर्याप्त नींद लें, नींद की कमी से हमारी सोचने और काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। आराम के लिए समय निकालें, लगातार काम करना हमें थका देता है, इसलिए खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे और मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। तो मानसिक विकास, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर हम इसे लगातार सीखने और निखारने में लगाते रहेंगे तो यह बेहतर काम करेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें। पढ़ना हमारे ज्ञान और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। नई चीजें सीखें, कोई नई भाषा सीखना, कोई नया हुनर विकसित करना या किसी नए क्षेत्र की जानकारी लेना हमें लगातार आगे बढ़ाता है। अपने दिमाग को सकारात्मक रखें, नकारात्मक सोच और अनावश्यक तनाव से बचें। रचनात्मक बने, पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, डांसिंग जैसी क्रिएटिव चीजों में खुद को व्यस्त रखें ताकि दिमाग तरोताजा बना रहे। तीसरा, भावनात्मक और सामाजिक विकास। हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते हमारी खुशहाली को तय करते हैं। अगर हम भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं तो सफल होने के बावजूद संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रिश्तों को मजबूत करें। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा खुश और प्रेरित रहने की कोशिश करें। नकारात्मकता से दूर रहें, दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को भी अच्छा महसूस होता है। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें। अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो उसे अंदर मत रखें, बल्कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। चौथा, आध्यात्मिक विकास। हमारी आत्मा को भी देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिए तो हमारा आत्मविश्वास और संतुष्टि बढ़ती है। ध्यान और प्रार्थना करें, इससे मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। अपनी जिंदगी का मकसद समझें। हर इंसान की जिंदगी का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानना चाहिए। कृतज्ञता अपनाएं, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। सही मूल्यों पर चलें, ईमानदारी, दया, सहानुभूति और नैतिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खुद को निखारने के फायदे। अगर हम लगातार अपने शरीर, दिमाग, भावनाओं और आत्मा को निखारते रहेंगे तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी और हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे। 2, हमारा आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनी रहेगी। 3, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और हमें जीवन में संतुष्टि मिलेगी। 4, हम ज्यादा रचनात्मक, ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करेंगे। 5, हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में संतुलन बना पाएंगे। इस आदत को अपनाने का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना। कैसे शुरू करें? प्रैक्टिकल टिप्स। अब सवाल उठता है कि हम अपने जीवन में इस आदत को कैसे अपनाएं। यहाँ कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें। रोज कम से कम 10 पेज किताब पढ़ें। एक नया स्किल या भाषा सीखें। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। हर दिन अपने परिवार या दोस्तों से समय बिताएं। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उस पर काम करें। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि खुश और संतुलित भी रहेंगे। खुद को निखारना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और संतुलन पाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि केवल कुछ ही लोग असाधारण ऊंचाइयों तक क्यों पहुंचते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या सफल लोगों की कोई खास रणनीति होती है? स्टीफन आर कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें इन सवालों के स्पष्ट जवाब देती है। ये किताब केवल एक मोटिवेशनल गाइड नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास, कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी और नेतृत्व, लीडरशिप का एक संपूर्ण दर्शन है जिसे दुनिया के लाखों लोगों ने अपनाया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक जानकारी पा सकें। धन्यवाद।